नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप के एक मतलब पुराना कंपनी भी है और एक ट्रस्टेड कंपनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आज टाटा पावर ज़्यादा कर्जा लेने के बाद भी आज अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन कर रहा है और इस प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने के पीछे 2 कारण है। पहला कारण जो है वो है कंपनी का मतलब बिजनेस को चेंजिंग मतलब कंपनी देखिए देखा जाए तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। अभी वो प्रोजेक्ट को चेंज करके कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान दिया है और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज में कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और तेजी से वो ग्रोथ और भी ज्यादा करने वाला है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रोथ इसीलिए किया जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि कंपनी एक टारगेट भी रखा है। कंपनी बता रहा है कि इट्स ऑल्सो मैन्युफैक्चर सोलर रूफटॉप एंड प्लान टू बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो 2025 तक कंपनी ये बता रहा है कि मैं 1 लाख से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाऊंगा और वो भी ऑल ओवर इंडिया में। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के एक अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है और अलग लेवल का कंपनी का टारगेट भी है। उस टारगेट को वो अगर अचीव कर पाए तो एक बड़ा सा अचीवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो शायद इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी 1.74% के आसपास स्टेप लिया। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर टाटा इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी इतना कर्जा लेने का क्या जरूरत है। देखिए बिजनेस का मतलब है कर्जा, तो कर्जा ना लेकर बिजनेस कंपनी कर नहीं पाएंगे। हाँ कुछ कंपनीज है जो कर्जे को ना लेकर काम करते हैं, मगर आज बड़े कंपनी को देखेंगे, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो देखा जाए तो अंबानी हो और कोई भी हो, चाहे वो टाटा हो, तो किसी भी ग्रुप को देख लीजिए, सारे ग्रुप्स में एक ही आपको पॉइंट दिखेगा, वो है कर्जा। किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। टाटा ग्रुप को ज़्यादा कर्जा इसीलिए मिल जाता है क्योंकि टाटा ग्रुप एक ट्रस्टेड कंपनी है और अगर किसी भी उसका कंपनी का कोई भी खतरा बने, कोई भी खतरा दिखे कि हाँ कंपनी डूबने वाले है, कंपनी डूबने के कगार में है, तो उस सिचुएशन में बाकी जो इसके बड़े-बड़े कंपनी है, जैसे टीसीएस है, टाइटन है, तो इस तरीके से बड़े कंपनी से जो प्रॉफिट अर्निंग होते हैं, उस अर्निंग से भी कंपनी बाकी कंपनीज को बचा लेंगे। तो यही हालत आपको देखने को मिलता है। तो टाटा ग्रुप आप सभी जानते हैं इंडिया के एक ट्रस्टेड ग्रुप है और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी टाटा ग्रुप को सबसे बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट जिस तरीके से बिल्ड किया और टाटा ग्रुप ने सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छा लगता है, मैं टाटा ग्रुप के बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि हर किसी के दिल में टाटा ग्रुप बसते बसते हैं और रतन टाटा के नाम लेते ही हर किसी के मन में एक रेस्पेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होता है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, टाटा ग्रुप के हर कोई कंपनी बेस्ट नहीं है, फिर भी हर कोई कंपनी बेस्ट करने का कोशिश तो ज़रूर करते हैं और टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट जिस तरीके से कमेंट करते हैं, उसी कमेंट को फिल अप करने के लिए वो जी-जान लगा देते हैं। जैसे टाटा मोटर्स के ऊपर क्या हुआ, उन्होंने कमेंट किया कि 2025 से पहले वो डेप्थ को ना के बराबर लेके आएँगे और 2023 30 तक उसका सबसे ज़्यादा ईवीज़ गाड़ी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो इसका जो टारगेट है ना, एक टारगेट जो लेकर चला है, उसी तरीके से टारगेट आपको भी लेना पड़ेगा। हम लोगों को सबसे ज़्यादा वीकनेस क्या है आप जानते हैं? हम लोग सारे के सारे टिप्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कोई अगर कोई कंपनी का नाम बता दे, कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा दे, जहाँ से हम लोग बाय सेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ बाय सेल तो बच्चा भी कर सकते हैं। आपको सीख कर करना चाहिए। आप उसके ऊपर क्यों ट्रेड लेंगे? क्यों आपका पैसा लगाएँगे? आपका इतना मेहनत का पैसा क्यों उसके ऊपर लगाने वाले हैं? तो ये सारी चीज़ों को सोच कर काम करना पड़ेगा। तो कंपनी के ऊपर सिर्फ भरोसा से कुछ नहीं चलेगा, कंपनी के दम भी देखना पड़ेगा। जैसे कंपनी के देखिए सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो जिस कंपनी का कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्स हो रहा है और कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है, उस हिसाब से बैलेंस शीट को कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? CWIP। कंपनी इस बार ऑनगोइंग बिजनेस प्रोसेसिंग में 7,500 करोड़ के आसपास, 7,200 करोड़ के आसपास पैसा बिजनेस के ऊपर लगा के रखे हैं। तो सोचिए कितना हाई मतलब प्राइस कंपनी बिजनेस के ऊपर लगा के रखे हैं। तो ये पैसा डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा।
तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको ज़रूर स्टडी करके काम करना है। तो इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ तो कंपनी के ऊपर एक हाई वॉल्यूम कुछ दिनों में देखने को मिला है और हाई वॉल्यूम होने के पीछे कारण भी है क्योंकि कंपनी का जो रिज़ल्ट आया था, वो रिज़ल्ट में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिला जिसके चलते है इसके ऊपर तगड़ा बाइंग होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता दूँ तो एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरीके से जब भी पैटर्न बने तो आपको पेशेंस के साथ इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि पेशेंस ही सब कुछ है। क्योंकि जब भी आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न्स दिखे, बहुत सारे लोग यही मुझे कमेंट्स किया कि सर एंटी तो सही तरीके से हुआ यहाँ पे और उसके बाद ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आया। देखिए मार्केट ही है, यहाँ पे कोई रॉकेट नहीं है कि हमेशा वो ऊपर ही चला जाएगा, नीचे नहीं आएंगे, तो ऐसे होगा नहीं। तो सिचुएशन वाइज देखा जाए तो मार्केट हमेशा खुद की मतलब इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। मार्केट न्यूज बेसिस में और ग्लोबली मार्केट के सेंटीमेंट के बेसिस में चलते हैं। तो कुछ दिनों पहले जब ग्लोबली मार्केट में सेंटीमेंट बिगड़ चुके थे और रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद आप देखेंगे तो इजराइल और फिल मतलब हमास के ऊपर युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो मार्केट के ऊपर फिर से एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, तो इसलिए करेक्शन हुआ था और मैंने तब भी आपको वीडियो बना के बताया था कि स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन है, 2 सपोर्ट है, अगर इस लेवल को तोड़े तो नीचे तक आ सकते हैं। तो जितना भी नीचे गिरे तो उतना भी आपको फ़ायदा मिलेगा और भी सस्ते दामों में खरीदने के लिए। मगर वो मौका आपको दोबारा शायद ना मिले। कंपनी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहा है और मुझे लगता है ₹310 के आसपास टारगेट वो जल्द से जल्द आपको अचीव करके दिखाएगा। तो कब अचीव होंगे वो तो मुझे पता नहीं, मगर एक बात कह सकता हूँ कि कंपनी का अप ट्रेंड जो मोमेंटम है वो इजीली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल के बारे में जितना चर्चा करूँ उतना कम पड़ जाएगा क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया और जिस तरीके से 2 बार टारगेट अचीव किया। देखिए 2 बार टारगेट कहाँ पे अचीव हुआ और बार-बार जब भी मैं इसके ऊपर ट्रेड बना तब भी मैं आपके साथ शेयर किया। एज़ अ लर्निंग पर्पज़ में देखिए मैं आपको कोई टिप्स देने के लिए मैं इस तरीके से सारी चीज़ शेयर नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, प्लीज़ टिप्स के हिसाब से मत लीजिए। अगर टिप्स लेने के लिए आए हैं तो प्लीज़ सीख कर जाइए। सीखिए, आपको खुद पता चलेगा कि किसके ऊपर क्या काम करना है। देखिए हम लोग को प्रॉब्लम्स क्या है आप जानते हैं? हम लोग सारी चीज़ों को ऐसे समझते हैं कि कोई मुझे टिप्स दे दे और उसके ऊपर हम लोग काम कर पाएँगे। तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, कंपनी के ऊपर जानकारी लेकर काम करिए और आपको खुद का एक पर्सपेक्टिव व्यू से आपका खुद का कुछ नॉलेज भी होना चाहिए, खुद का कुछ मतलब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिस एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको पता चले कि हाँ, मैंने जो ट्रेड लिया, वो ट्रेड कन्फर्म टारगेट दे ना दे, मगर लॉसेस कम देने का चांसेस है, तो प्रॉफिट देने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कंपनी टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में सबसे पहले मैं दिखाऊँगा। देखिए फर्स्ट जो एंट्री लेवल बना था, कुछ इस तरीके से बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली यहाँ पे एंटी भी हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी रिट्रेसमेंट करे तो यहाँ पे एंटी बनेगा और टारगेट यहाँ तक होगा, तो इजीली टारगेट अचीव हो चुका है। सेकेंड सॉरी सेकेंड जो एंटी लेवल बना वो क्या है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर केट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूसली भागते जा रहा है और टारगेट के नजदीक है, ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक है। तो यहाँ पे भी अगर टारगेट में निकल के आपको दिखा दूं तो 38% का टारगेट। देखिए पहला टारगेट 29% और दूसरा टारगेट 38%। तो एवरेज कितना आ रहा है, अगर मैं 38 के साथ अगर 29 ऐड करूँ उसके साथ डिवाइड करूँ तो ऑलमोस्ट 2 ट्रेड में आपको 33% का टारगेट मिला और वो भी 6 मंथ के अंदर अंदर। तो सोचिए 6 मंथ के अंदर अंदर 33% का टारगेट, क्या आपको कम लग रहा है? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से क्या है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। हाँ, मैं एक बार बहुत बार बोल चुका हूँ, कभी भी इस तरीके से कोई भी पैटर्न्स क्रिएट हो तो डायरेक्टली पैटर्न को देखकर काम मत करिए, उसके लिए कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी है। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आपको कंपनी का रिजल्ट देखना होगा कि सेल्स किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। देखिए 150 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 50 के 60 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस कंट्रोल में रखे, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कंपनी फर्स्ट टाइम, आज तक की फर्स्ट टाइम कंपनी 3 डिजिट में प्रॉफिट को लेके गए। इतने दिनों तक कितना था, 80 करोड़ 70 करोड़ 75 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के हो चुके कितना 109 करोड़। तो कंपनी का अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। और यही चीजों के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है आप देखेंगे तो कंपनी के जो बैलेंस शीट में ये बताया जा रहा है कि रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, 200 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1100 करोड़ के आसपास। बोरिंग्स भी एकदम ना के बराबर है। उस बेसिस में फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, उस बेसिस में कंपनी का CWIP यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, 174 करोड़ से बढ़ के हो चुके 180 करोड़ के आसपास। तो एज ए इन्वेस्टर
प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनीज़ के ऊपर आप फ़ोकस रखिए क्योंकि इसका बिज़नेस मॉडल थोड़ा-सा हटके है, क्योंकि अब जितने सारे लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आएँगे, वो डायरेक्टली एक कमीशन सीडीएसएल को देना पड़ेगा। क्योंकि इसके ऊपर मैं पिछली बार भी चर्चा किया था कि सीडीएसएल के ऊपर अभी जो 4 चाँद लगने वाले हैं, क्योंकि सेबी ने नया रूल्स जारी किया है। अगर आप सुबह 12 बजे के मतलब दोपहर की 12 बजे के पहले ही कोई भी ट्रेड के बाय कर चुके हैं और 12 बजे के बाद अगर कोई भी ट्रेड को सेल ऑफ कर रहा है, तो वो आपको डिलीवरी के हिसाब से देखा जाएगा और उसके लिए आपको डायरेक्टली सीडीएसएल और एनएसडीएल को चार्जेस देना पड़ेगा। आपका डीमैट अकाउंट जहाँ पे है, वहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है, कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। तो आप ट्रेडर्स हैं, तो आपको तो चार्जेस देना ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मतलब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए तो ऑलमोस्ट चार्जेस तो देना ही होगा क्योंकि उसका होल्डिंग पीरियड देखने को मिलता है। तो बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है येस बैंक। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं आपको पिछले दिन में आपको यही बताया था कि पेशेंस का कितना बड़ा मतलब कितना बड़ा महत्वपूर्ण गुण है, वो मैं आपको इस येस बैंक के साथ दिखा सकता हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहा था कि सर येस बैंक के ऊपर ऊपर कंपनी जा नहीं सकती। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कंपनी का रिज़ल्ट आने का। तो फाइनली रिज़ल्ट आ चुके हैं और रिज़ल्ट में जो धमाका दिखा, उसके बाद मैं कन्फर्म हो चुका था कि कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, वो ईज़िली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा, उससे पहले कंपनी का देखिए डिटेल्स डेटा देखिए। इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखे, सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी इस बार पिछले बार की तुलना से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। मैं मान ही लेता हूँ कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, मगर वह ईयर ऑफ ईयर बेसिस का जो एस्टीमेट है, इसको अच्छा खासा बीट कर पाए। और जिसके चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो भी देखा जाए तो 1% से घट के हो चुके हैं 0.90 के आसपास। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला, अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। तो जिस ग्रोथ के चलते हुए कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, वो भी इसका सपोर्ट मिला और अच्छा खासा एक अप जर्नी देखने को मिला है। मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर ही इसका टारगेट अचीव हो सकता है। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, फिर भी जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, मुझे लगता है ईज़िली वो टारगेट को अचीव करेगा। अभी टारगेट अचीव होगा किस बेसिस में? चलो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बना था? शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने के लिए कैंडल नहीं बना। तो फाइनली यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुके थे और कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे एक टारगेट रेंज दिया गया था। वो टारगेट रेंज कर कितना था? 22% के आसपास। अब देखिएगा किस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो जो लोग यहाँ पे पेशेंस के साथ बने हुए थे कि नीचे आया और इस कंपनी रिवर्सल किया, अभी इसको ब्रेकआउट होगा और मैंने आपको टेलीग्राम में भी शेयर किया था इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को। तो मैंने आपको इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको भी पता चले कि इस तरीके से अगर ट्रेड बने, तो आपको किस सिचुएशन तक होल्ड करना पड़ेगा, किस सिचुएशन तक आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा। मेरा काम है सारी चीज़ों को दिखाना, आपका काम है उसके ऊपर रिसर्च करके काम करना। क्योंकि किसी भी बात को सुनकर आपको काम नहीं करना चाहिए। उस बात को सुनकर आपको खुद का इम्प्लीमेंट करके, खुद के स्टडी करके काम करना है। तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देखेंगे मॉर्गानाइट क्रूसिबल। तो मॉर्गानाइट क्रूसिबल जो है वो देखा जाए तो एक रिफाइनरीज कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है डिविडेंड देने का। 24 नवंबर में कंपनी आपको 28 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है। तो जो लोग डिविडेंड के शौकीन हैं, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।